गांव में लाला नाम का सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। देखो चमन, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास मंगरू नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ महीनों के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम मंगरू है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। ठीक है मंगरू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है मालिक, बताइए क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 6 महीने बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई के बाद मंगरू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए वो खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। मंगरू दिन और रात एक करके कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। मंगरू अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आज ये फसल सेठ ले जाएगा तो कुछ हिस्सा मेरे भाग में आ ही जाएगा। उससे मेरा घर कुछ दिनों तक चल जाएगा। मंगरू की फसल की कटाई की बात सेठ लाला के कानों तक पहुंची। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? मैंने सुना है आज मंगरू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस बार मंगरू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि मंगरू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मंगरू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। बहुत मेहनत करने के बाद ही इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी कर दी है। अरे तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत पर मेहनत की है। ज्यादा मत बोल मंगरू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। मेरी शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहाँ से चलूं। मुझे अभी बहुत काम है, तेरी वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। अब जल्दी कर। ये कहकर सेठ मंगरू से सारी फसल ले जाता है और मंगरू के लिए केवल 2-3 बोरी ही छोड़ देता है। ये देखकर मंगरू उदास हो जाता है। हे कान्हा, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हिस्से में आई है। धिक्कार है ऐसी मेहनत और जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे कान्हा, कब मेरी अपनी जमीन होगी? मंगरू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद मंगरू का बेटा, जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था, वो वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने घर का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे घर और गांव का ये हाल क्यों है? यहाँ के सभी लोग दुखी और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ लाला जैसे लोग
किसानों की मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं, पर फल सेठ लाला जैसे लोग ले जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे मरते हैं। किसानों की यही परिस्थिति देखकर विशाल बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज मैं खेती करूंगा और उस लालची लाला को उसी की शर्तों से उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन विशाल सेठ लाला के घर पहुंच जाता है। कहो विशाल, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? जाओ भी। अभी तुम्हारे अंदर इतना भी दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेती करने के मामले में गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, पर हूँ तो एक गरीब किसान का बेटा ही ना। खेती करना मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल कामकाज क्या रह गया है? सभी लोग पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं और अंत में मजदूरी ही करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले तुम मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो बच्चे। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। ये तो बच्चा है। इस बार इसे ऐसी शर्त बताऊंगा कि इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता मंगरू गेहूं की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा विशाल सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब ऐसा ही होगा। अगले ही दिन से विशाल खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। विशाल ने गेहूं के बदले गाजर की फसल लगाई। और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अब विशाल अपने खेतों से गाजर निकालने लगा। फसल की खबर सुनते ही सेठ लाला विशाल के पास पहुंच जाता है। अरे विशाल, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधी फसल तुम्हारा। सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधा आपका और आधी फसल मेरी। और आपने ये भी कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा और फसल का ऊपरी हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो होशियारी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो गाजर की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने गाजर उगाई है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से गेहूं की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार गाजर की फसल लगा लेता हूँ। पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे गाजर तुम ले रहे हो? यह आपकी ही शर्त है सेठ जी, आपने ही बताई थी। और अब आप अपनी ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह विशाल ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे गाजर लेकर घर चला गया और घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह फटा का फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये विशाल का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझे दोबारा उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद विशाल दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बताओ, तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह विशाल सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में लग जाता है। विशाल इस बार गेहूं की फसल लगाता है। और कुछ महीनों बाद विशाल की फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार गेहूं की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक सेठ को, इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ विशाल के पास आता है।
जैसे ही सेठ गेहूं के खेत के पास पहुंचा, ये सब देखकर वो पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या? इस विशाल के बच्चे ने तो इस बार गेहूं की फसल लगाई है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा आपका होगा। इस तरह विशाल ने अपनी होशियारी से सेठ लाला को दोबारा बेवकूफ बना लिया और सेठ का फिर से पौपट हो गया। ये सब देखकर सेठ को काफी गुस्सा आया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो चमन। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूँ कि सेठ लाला किसे कहते हैं। विशाल ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। विशाल और उसका पिता मंगरू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो, आज उस चालाक सेठ से दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में कौन सी कुटिल चाल चलता है। इस तरह विशाल उस चालाक सेठ के पास फिर से पहुंच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मैं भी लाला हूँ। मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जीवा पर काबू रख लड़के। तू क्या बक रहा है? तुझे पता भी है तू जिस काम के लिए आया है वही बात कर। यहाँ तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लड़के। चल, अब इस बार फसल का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। मैंने आपकी हर शर्त मानी है, तो ये भी मानूंगा ही सेठ जी। चलो, अब मैं चलता हूँ। मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर विशाल वहाँ से चला जाता है। विशाल फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो केले की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने केले की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा अच्छा होगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ और चमन दोनों दोबारा विशाल के पास आने लगे। सेठ जी, इस बार विशाल का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी आपका और फसल का नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा चमन। इस बार मैंने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस बच्चे विशाल के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार वो विशाल का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं। सेठ जी, ये विशाल तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए, इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या? ये तो केले की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उस विशाल के बच्चे का होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी घास फूसी आएगी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो? जरा मुझे भी बताइए। अच्छा बच्चू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने केले की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और
बीच का हिस्सा मेरा। अबे ओए किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओए चमन, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने बोले वाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे समझ आ गई, अब से किसी भी किसान को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर काम करता है। ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह विशाल ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद सेठ ने जिन लोगों की जमीन ली थी, वो सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए।